प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओह ग्रेट। और हम कहाँ पे लोगों ने कहाँ पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कितने समय से हैं? करीब 42 इयर्स एक्सपीरियंस है आफ्टर पोस्ट क्वालिफिकेशन। ओके ओके एंड ओके अभी हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जी 2019 में। जी। वी आर आल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन एंड क्राइम। राकेश जी, मैं आपको एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दूं क्या? प्लीज। आप इसलिए करप्शन से नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि व्यवस्था करप्शन से लड़ने की बनाई नहीं गई है, राइट? बिल्कुल ठीक बात है। आपका संविधान और उसके बाद जो अंग्रेजों के नियम यथावत ले लिए गए और उसके बाद जो संस्था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यथावत अडॉप्ट की गई है, वो गुलामों पे शासन करने के लिए बनाई गई थी। और वो पूरी तरह से किसी भी चीज की, किसी भी उनकी गलत कार्रवाई के लिए पूरी तरह से इंसुलेटेड है। मतलब चाकू जो है चाहे तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे, लेकिन कटना तरबूज का तय है। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई साहब, आप जो कुछ भी करेंगे, जैसे ज्यूम करिए कि अन्ना हजारे जी और इन सब लोगों ने बड़ा बवंडर मचाया लोकपाल बिल के लिए। जी। फाइनली लोकपाल एक्ट बन गया और 2019 से वहां उसमें लोकपाल पदस्थ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लोकपाल का नाम जानते हैं क्या? सही बात करें। नहीं, आप हाँ नहीं में जवाब दीजिए। नहीं जानते हैं तो बताइए वो कितना महान लोकपाल पोस्ट किया गया कि उसने अपना नाम भी सीक्रेट रखा। जी। मतलब और वो 3 साल तक ऐसा करने में सफल रहा और आने वाले 2 साल भी बीत जाएंगे। बिल्कुल बीत जाएंगे भाई साहब। ऐसे ही सिस्टम चला जा रहा है, कोई भी उसके ऊपर सोचने के लिए तैयार नहीं है कि इन नहीं। ये बताइए हम क्यों सोचेंगे, ये बताइए। कल तक मैं इसी लॉर्डशिप का हिस्सा था कि नहीं था? बिल्कुल थे आप। बीइंग डीजीपी आई वाज द लॉर्डशिप, राइट? मैं निर्णय ना लूं मेरी मर्जी, निर्णय विलंब से लूं मेरी मर्जी, गलत निर्णय लूं मेरी मर्जी, घूस खाकर निर्णय लूं मेरी मर्जी। बिल्कुल ठीक बात है। क्या ये मर्जी ऐसे ही सिस्टम से चलती रहेगी और पब्लिक ऐसे ही क्रश होती रहेगी? करेक्ट। अब जो है इस मर्जी वाले जो लॉर्ड्स हैं उनको उन काले नेताओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो वो लॉर्ड के महालॉर्ड हो गए हैं, राइट? जैसे देवों के महादेव शिवजी हैं, ऐसे ही ये जो ना हम लोगों के शिवजी बन गए हैं ये काले नेता। बात ये है ना भाई, सब देखिए। नहीं, मैं आपको लॉजिकल पूरे कैसे परिवर्तन आएगा उस पर लेके जाऊंगा। आप मुझे लॉजिकल चलने दीजिए जी, क्योंकि तब जो है बातचीत में भी आनंद आएगा। हाँ, नहीं ठीक बात है। ठीक है ना? क्योंकि हम आपको दुखी करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। हम जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ मेरा मकसद है, कुछ ना कुछ मेरी यात्रा है, जिसे मैं इस वार्तालाप के जरिए से कुछ एनर्जी है, जो इस एनर्जी को हम इस वार्तालाप के जरिए से एक पर्टिकुलर मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है ना? जी भाई। तो ये कोई बिल्कुल इनफॉर्मल टॉक नहीं है, जैसा मैंने शुरू में भी कहा है कि हम बहुत जिम्मेवारी से फॉर्मल बात कर रहे हैं। जी। तो अब ये पहले देवों का देव महादेव और लॉर्ड के लॉर्ड महालॉर्ड, ये राजनेता अब इन थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं कि राजनेता है कौन। तो इनमें से इनके एडमिशन के हिसाब से, खुद के एडमिशन के हिसाब से 42% आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो 2019 में पार्लियामेंट आपकी गठित हुई है, उसके 42% जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, जो उन्होंने अपने खुद एडमिशन में इलेक्शन कमीशन को कहा है जी। और 29% इसमें से महाअपराधी हैं, जिनके खिलाफ जो है मर्डर, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप जैसे जो है ना जघन्य अपराध जो है जी। अब अपन एक मिनट सोचें कि जो है जितने भी हैं, जैसे भी हैं, हमने चुने हैं, क्या सच में वो आपके जनप्रतिनिधि होने लायक थे? उनके चरित्र से, उनकी शिक्षा से, उनकी सोच से, उनकी कर्मठता से, उनके पुराने कीर्तिमान और उनके द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, उसके हिसाब से आपको लगता है कितने लोग जो है आपको रिप्रेजेंट करने की काबिलियत रखते हैं? सही बात तो ये है कि भाई साहब ये सिस्टम ही गलत है।
मैं उसी पे आपको ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जी लॉजिकल ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको वही निष्कर्ष निकालने के लिए जो है ले जाऊंगा जो आप जी अदरवाइज कहना चाहते हैं। जी जो बल्कि हम उसको विस्तार से इसलिए कह रहे हैं कि जो जी भी इस वार्तालाप को सुनेगा वो उस चीज को समझ सकेगा और हम्म, वो फिर उस चीज के लिए प्रयास कर सकेगा। हम्म, अच्छा, अब अपन नेक्स्ट बात पे आते हैं कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर भी होना चाहिए, साचरित्र होना चाहिए, उस हम्म, देश में कानून के निर्माता हम्म, निरक्षर, अनपढ़, बहुत कम पढ़े लिखे, गंवार, धमकी देने वाले, अपराध अपराधी कृत्य के अपराधी लोग कानून के निर्माता क्यों होना चाहिए? भाई साहब, कृति नहीं प्रवृत्ति कहिए आप, हाँ, अपराधी प्रवृत्ति के। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बात अपन एक ही कह रहे हैं, बस शब्दों का हाँ चयन हाँ थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। है। तो अब ये बताइए कि जो नेता बनने लायक नहीं थे, आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनने वाले थे, उन्हें दुष्ट हमने एक पार्टी तंत्र पैदा किया, संविधान ने पैदा नहीं किया, वो हमारी हम्म, दुष्टता ने पैदा किया, वो हम्म, अंग्रेजों की दुष्टता ने पैदा किया। 1951 का पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जिसमें पार्टियां जन्मी गई हैं, हम्म, उन्होंने पार्टियों के क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उनके क्या कृत्य हैं जो कि आपराधिक होना चाहिए, ये क्यों डिफाइन नहीं किया? हम्म, इन पार्टियों को प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां क्यों बनने दिया गया? क्योंकि ये इसी चरित्र के लोग थे, इसलिए हाँ, जानबूझ के उन्होंने ऐसा कानून बनाया। क्योंकि बनाने वाले भी वही थे। हाँ, उसका वही चरित्र था। आप ये बताइए, हाँ, नेहरू जी जिसको जीरो वोट मिला था, वो इस देश का प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए था? हाँ, और ठीक जिसको कह आप रहे आजादी आजादी 1947 की मना रहे हो, वहां कहाँ आजादी है? आपको कोई हैं। आजादी नहीं मिली 15 अगस्त 1947 को। कोई रियल में कोई आजादी नहीं नहीं थी रियल हम। नहीं रियल क्या, कानूनी तौर पे भी नहीं मिली। देयर वाज ए मतलब ट्रांसफर ऑफ हम। पावर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए आप उसको। हम्म, 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया गया। कहाँ हम्म, पारित किया गया? भारत की लैंड पे ब्रिटेन नहीं, ब्रिटिश ब्रिटेन पार्लियामेंट, ब्रिटेन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। राइट। और उसका हम्म, नाम था इंडियन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। कब पारित हुआ था? 17 जुलाई को। और उसे 18 जुलाई को एसेंट मिल गई क्वीन की, ठीक है ना? हम्म, तो वो कानून बन गया, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन 2 डोमिनियन पैदा हुए। एक का नाम है पाकिस्तान और दूसरे का नाम है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान। इंडिया, ठीक है ना, हम्म, और भारत, हम्म, राइट। हम्म, जी इसमें सब कुछ कार्रवाई जो है ब्रिटिश हम्म, अंपायर के अधीन ही होती रही है। जी अब आपको क्या ये भ्रम है कि आपने संविधान खुद बनाया है? तो पहले तो मैं आपका भ्रम बनाना चाहता हूं कि संविधान ना आपने बनाया है और ना संविधान जो है आपकी ड्राफ्ट कमेटी जो माननीय डॉक्टर BR अम्बेडकर के अधीन थी ना, उन्होंने बनाया है। हम्म, तो फिर आप कहेंगे कि संविधान बनाया किसने है? ये सब इधर उधर से नहीं 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 नहीं, ये संविधान जो है जवाहरलाल नेहरू, इनके साथ 6 पुंगे और थे, उन लोगों ने मिलके बनाया। और जो हम्म, ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था उसमें 433 आर्टिकल थे। कितने थे? 433। 433, राइट। हम्म, फिर इसके बाद इसको जो है ये धूर्त व्यक्ति, एक अंग्रेज जिसका नाम भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं बताया था, मैं दोबारा उस चीज को देख के जरा उसको फिर से रेफर करूंगा, मैं नाम भूल रहा हूं। जी एक किसी ब्रिटिश विद्वान से जो है बनाए गए ड्राफ्ट को परिष्कृत कराना चाह रहे थे, ठीक कराना चाह रहे थे, ठीक है ना। जी तो गांधी जी ने इसका थोड़ा सा अपोज किया, उन्होंने कहा नहीं। तो उनके दबाव में फिर एक कमेटी बनाई गई जिसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कहते हैं, जिसने ड्राफ्ट को बनाया है, राइट। लेकिन ये भ्रम है कि ड्राफ्ट उसने बनाया है। मैं आपसे राकेश जी, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हैं, आप गूगल पे सर्च करिए जी कि डिबेट और ड्राफ्ट कमेटी, तो उसमें वो उठने बैठने से लेके किसने किसको धन्यवाद दिया यहाँ तक है, राइट। अच्छा तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी वहां चर्चा हुई है, उस चर्चे का ड्राफ्ट जो 433 आर्टिकल की बात मैंने कही है, वो जी वहां से आई हुई थी। इसका मतलब है उस कमेटी में वो एक एक चीज पढ़ी गई और उसको फिर बहस की गई और उसको ठीक किया गया। जी मतलब आप एक फ्रेमवर्क से उठे हैं, जिस फ्रेमवर्क का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है, अच्छा राइट। और छोटे मोटे प्रावधान दाएं बाएं से लिए गए हैं। यदि आप देखेंगे तो वो सब जो है
पहले जो है अंग्रेजी साम्राज्य के हिस्सा रहे हैं, जी। तो संविधान की हर चीज जो है अंग्रेजों के हाँ, डायरेक्शन में, अंग्रेजों के इशारों पे नेहरू ने की है। और यदि आप ड्राफ्ट कमेटी में देखेंगे तो ये दुष्ट व्यक्ति पूरी तरह से एक्टिव रहा, उसमें भी उसने कोई अच्छा संशोधन और अच्छी चीज नहीं होने दी। मतलब इससे आप इसकी धूर्तता का अंदाज लगा सकते हैं। आप ये बताइए, आपके संविधान में आर्टिकल 333 जो कहता है कि 2 एंग्लो इंडियन को जो है प्रेसिडेंट नामित करेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि अंग्रेजों की अवैध औलादों को प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में क्यों जो है ना नामित करेगा, ये बताइए मुझे। क्या इंटरेस्ट के लिए नामित करेगा? मतलब ये धूर्तता की पराकाष्ठा है। बताइए। आप ये बताइए, जो संविधान में आपने फंडामेंटल राइट दिया है, राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आपने बड़े बोल्डली कहा है कि इट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ ऑफ द रेस, कास्ट, रिलीजन एंड एवरीथिंग, राइट? तो फिर उसी संविधान में आपने धर्मों का जो है ना प्रोटेक्शन और रोटेक्शन, ये फालतू के धंधे क्यों लाए हैं? व्हेन एवरीबॉडी इज इक्वल। जब ये देश सेकुलर है तो इस देश में माइनॉरिटी कमीशन क्यों बनाया गया? ठीक बात है। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम ने जो है ना, मुस्लिम खुद जो है ना पीड़ित व्यक्ति हैं। 0.001% कुछ थोड़े बहुत हो सकते हैं कि बाहर के मुस्लिमों, नहीं तो सभी हिंदू ही तो जिनका धर्मांतरण किया गया वही आज मुस्लिम इंडिया में है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये हमारे देश के हमारे मुस्लिम भाई, इनमें कितनी दुष्टता सवार है जो उन आताताइयों को, जिन्होंने बार बार आके इंडिया पे आक्रमण किया, हत्याएं की, महिलाओं का सिर हनन किया, मंदिरों को तोड़ा, वो किया, उनसे अपने आप को ये क्यों आइडेंटिफाई करते हैं? ये तो खुद पीड़ित हैं उनके। सही बात तो यही है कि वो हैं या खुद उनके पूर्वज हैं। हाँ, मतलब वो मतलब देखिए, अब जो है समय बीत गया है तो उनके पूर्वज रहेंगे। हाँ। किसी के पिताजी होंगे, किसी के पर पिताजी होंगे। हाँ, मतलब ये है कि अल्टीमेट कोई ना कोई उनके परिवार में से पीड़ित होके ही धर्मांतरण किया गया होगा। करेक्ट। अब ये बताइए, जब भारत और पाकिस्तान में सब पॉपुलेशन के आधार पर डिवीजन हुआ और इनके वोट से डिवीजन हुआ, राइट? इन्होंने मुस्लिम लीग को, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो फ्रे में थे। मुस्लिम लीग जो ना का वो था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, तो भारत के अधिकांश मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया और पाकिस्तान के फेवर में वोट किया। फिर जो देश जो है इस पॉपुलेशन के आधार पर बनाया गया है, राइट? तो उसे जो है कायदे से सभी को जाने देना चाहिए था। सबको जाना चाहिए था, क्यों छूट गए? नहीं, आपने यदि बनाया है, और यदि आपने बनाया है तो फिर आपको भारतीय संविधान, भारतीय चीजों पे जो है ना पूरी वो होना चाहिए। फिर ये माइनॉरिटी वाला क्या धंधा है? और दूसरी बात ये है कि इस्लाम ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया है। अब मैं मुस्लिम नहीं कह रहा हूँ, अब हम इस्लाम कह रहे हैं, थोड़ा जानबूझ के। मतलब हम मूल वो उन इस्लाम वालों ने जिन्होंने यहाँ इस्लाम थोपा है, अब हम उनकी बात कर रहे हैं, राइट जी। तो हिंदुओं ने तो मुस्लिमों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं किया ना? नहीं, कभी नहीं किया। हिंदुओं की कभी याद, मतलब वही नहीं। हिंदुओं ने तो मुस्लिमों का जो है ना धर्मांतरण नहीं किया ना। हाँ, कभी नहीं किया, मुस्लिमों ने तो किया। यदि पिछले 700 साल में यदि किसी धर्म के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया है, किसी धर्म को जो ना तोड़ने की कोशिश की गई है, उसके वैदिक ज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की गई है, तो वो हिंदू धर्म, हिंदू सनातन ज्ञान के प्रति की गई है। की गई कि नहीं की गई? बिल्कुल है। इन दुष्टों ने नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को जलाया, जिसका ज्ञान जो है, मतलब जिसका अभी जो थोड़ा बहुत चीज अवेलेबल है वो ही इतनी बड़ी है, तो जो जला दी है वो कितनी बड़ी होगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे, चाइना से लेके हर जगह के लोग जो है, जैसे IAS PS PCS के लिए कोचिंग होती है ना, ऐसे पहले आके वो कोचिंग लेते थे, फिर उसमें इसके बाद जो है ना वो एडमिशन टेस्ट के लिए भर्ती मतलब बैठते थे और मुश्किल भर्ती होते थे। बहुत सारा ज्ञान जो है उन तक वहां पहुंच गया है, जो हमको चाइना से, फ्रांस से, जर्मनी से मिलेगा। और वो ऐसा ज्ञान है जिसके आसपास नहीं है। अब आप बताइए, आपका हनुमान चालीसा कहता है कि इतने इतने योजन पे भानु खाया ताहे मदरफुल जानू, तो दैट इज द एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम दिस प्लेस। बिल्कुल है। बताइए कितना जो है ना ज्ञान छिपा होगा है। और ये जो इस्लाम वाले हैं, ये क्या कह रहे हैं कि सब पृथ्वी चपटी है।
मैं ये कह रहा हूं कि यदि सच में जो है ये बात जो है, यदि प्रभु के पैगंबर ने लिखी है, तो कोई पैगंबर इतना अनाड़ी हो सकता है कि उसे ना मालूम हो कि पृथ्वी गोल है? नहीं, मैं बड़ी छोटी छोटी बातें कह रहा हूं। आप ये बताइए, प्रभु का कोई भी पैगंबर ये कह सकता है कि दूसरे धर्म वालों की हत्या कर दो और तुमको जो है ना 72 जो है ना नूरें मिलेंगी, परी मिलेंगी? ये सिर्फ जो है बदमाश का दुष्ट व्यक्ति के दिमाग की देन हो सकती है। तो चाहे ये ओरिजिनल पैगंबर है तो वो ढोंगी पैगंबर था, राइट? और यदि वो असली पैगंबर था तो उसके द्वारा ये बात नहीं कही गई है। इसका मतलब है किसी दुष्ट ने बाद में ये सब चीजें जोड़ी हैं। हाँ, ऐड करी गई है बहुत सारी चीजें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मतलब दो चीजें हैं, या तो जो है ना ओरिजिनल पैगंबर ही धूर्त था, जो कि पैगंबर था ही नहीं, और उसमें जो कुछ भी माया रची वो अपने स्वार्थ के लिए रची, और उसको अपनी सत्ता, अपनी चीज को आगे बढ़ाने की की, और इन दुष्टों ने उसको और उसके रिश्तेदारों को मार दिया। मारा कि नहीं मारा? बिल्कुल मार दिया था। तो ये तो फिर कौन सा धर्म है जो अपने ही जो है ना पैगंबर को मार दे रहा है, अपने ही जो है ना जिसने धर्म चलाया उसको मार दे रहा है, उसके रिश्तेदारों को मार दे रहा है? इनके यहाँ इनके यहाँ छीनने की प्रवृत्ति है। नहीं, इनके यहाँ नहीं कहो, अपन इस्लाम कहें, क्योंकि हम मुस्लिम को इनके यहाँ से नहीं जोड़ रहे हैं, हम मुस्लिम को अपने हिंदू भाई मान रहे हैं। ये तो कन्वर्टेड है। हाँ, तो वो हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो हमारे पूर्वजों के हिंदू भाई कहलाए ना, इसलिए हम जो है ना इस्लाम पे जा रहे हैं। मुस्लिम को जो है ना इस्लाम से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। और हमारे मुस्लिम भाइयों को खुद इंटरनल डिबेट इन बिंदुओं पे क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि दे आर द राइट पर्सन टू डिबेट इट। क्योंकि ईश्वर का जो है ना पैगंबर अज्ञानी नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, भारत के जो है ना वैदिक ज्ञान को देखो, भारत के ऋषि मुनियों ने कभी नहीं कहा ये मेरा ज्ञान है। भारत के ऋषि मुनियों को हमेशा दृष्टा कहा गया है। और जब वो ध्यान में बैठते थे तो उन्हें हर चीज दिखती थी। प्रकृति के पास में थे, प्रकृति से सब कुछ उन्होंने जाना है। पास में नहीं थे, दे हैड बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्मिक नॉलेज। जैसे मान लो जो है आर्किमिडीज जो है बैठे बैठे और यूरो का कहा तो थोड़ी देर के लिए वो भी उस कॉस्मिक नॉलेज से मिल गए। वो बहुत कम समय के लिए मिले। तो हमारा मानना है कि इवन जितना भी विज्ञान है छोटा मोटा, वो छोटा मोटा विज्ञान भी कॉस्मिक स्रोत से ही है। जब कोई साइंटिस्ट जो है ना एकदम रमा हो गया तो उसका कुछ देर के लिए कॉस्मोस से मिलान हो जाता है, और जो बात होती है, तभी किसी ने मुझसे पूछा था, बताइए एवोगाड्रो नंबर कहाँ से आया? एवोगाड्रो कैसे मालूम पड़ा कोई नंबर? E=mc² है, कैसे मालूम पड़ा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब एक्चुअली कॉस्मिक उसकी ही है सब कुछ। हाँ, तो जब जो है कोई साइंटिस्ट बहुत शिद्दत से लग जाता है, सुबह शाम उसका दिमाग में एक ही चीज चलती है, तो उसका कुछ देर के लिए कॉस्मोस से मिलान होता है और उसको वो छड़क कॉस्मिक ज्ञान मिल जाता है, जिसको आप महाज्ञान कहते हो। महाज्ञान है ही नहीं। और इनमें से अधिकांश ज्ञान हमारे ऋषियों के द्वारा पहले ही श्लोकों और संस्कृत में लिखा हुआ था। इवन जो न्यूटन्स लॉ, तीनों लॉ ऑलरेडी द पार्ट ऑफ द जो ना संस्कृत श्लोक। यस, इसका मतलब है कि वो जो ना न्यूटन्स ने नहीं लिखे, राइट? वो तो फिर वैदिक ज्ञान से आ गए ना फिर। बिल्कुल भाई, हम लोगों के जो जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी ये लोग थे जो कॉस्मिक बिल्कुल नियर बाई रहते थे, और वही वनों में ही उन्होंने इस प्रकृति को समझा, इस सारी चीजों को समझा है और वहां से ज्ञान लिया है। वही एक्चुअल है, वो ईश्वरीय व्यवस्था है। They could integrate and elevate themselves to the cosmic level, जहां वो कॉस्मोस में क्या हो रहा है देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों को दृष्टा कहा गया है। यू हैव टू सी, श्रोता नहीं कहा गया, उन्होंने कुछ सुना नहीं है, देखा है उन्होंने। यस, राइट। तो वो जो है दृष्टा हुआ करते थे। और जो सनातन ज्ञान है, वो कोई धर्म है ही नहीं। इट इज ए वे ऑफ लाइफ एंड कॉस्मिक नॉलेज। यदि कोई भी चीज उससे हटके है तो वो झूठ और महाझूठ है। और कोई भी ईश्वरीय धर्म जो है, यदि उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसका मतलब है कि वो धर्म है ही नहीं। वो उसने नियर बाई कभी गए ही नहीं ना। नहीं, वो धर्म कैसे हो सकता है जो कह रहा है कि जो आपका धर्म ना माने उसका जो है ना आप हत्या कर दीजिए, और आप उसकी हत्या करेंगे तो आपको जो है ना 72 नूरें मिलेंगी।
ये कौन सी बदतमीजी है? ये धर्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बिल्कुल, क्योंकि तो हमारे हिंदू धर्म में कभी किसी की हत्या का नहीं लिखा। इस पे डिबेट क्यों नहीं होना चाहिए? ये बताइए, क्या ईश्वर का पैगंबर ये कह सकता है कि पृथ्वी चपटी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं जोर से मिलावट हुई है। इसका मतलब है कि हमारे मुसलमान भाइयों को नंबर 1 अपने आप को आतंकियों, आताताइयों, जिन्होंने भारत में आके मर्डर किए हैं, जिन्होंने लूट खसोट की है, जिन्होंने महिलाओं का सील हरण किया है, मेरा ये जोर से मानना है कि किसी भी मुस्लिम को और भारतीय मुस्लिम को उसे इन आताताइयों, इन आतंकवादियों को, इन बदमाशों से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। यदि उनकी श्रद्धा है वो इस्लाम बने रहे, मुस्लिम इस्लाम धर्म रहे। धर्म तो एक आस्था का विषय है, जिसमें आपको आस्था वो करिए और उस आस्था को कसौटी में रखिए कि वो ठीक है कि नहीं है, उसमें कोई प्रदूषण तो नहीं है, बट वो भी उनका अपना विश्वास है जी। आस्था से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, राइट? देखिए अल्टीमेट तो सारे रास्ते तो वहीं जाके मिलते हैं ना, मगर हाँ, बात यह है कि डिफरेंट वेज हो सकते तो उससे आगे कहता है, वो तो कहता है कि साहब एक ही रास्ता नहीं, ढेर सारे रास्ते हैं। आप कर्म ज्ञान से मिल सकते हैं, भक्ति ज्ञान से मिल सकते हैं, राइट? आप जो है ना ज्ञान से मिल सकते हैं, ज्ञान मार्ग इटसेल्फ इज ए मार्ग, कर्म मार्ग इज ए मार्ग, भक्ति मार्ग इज ए मार्ग। तो मेरा इसमें ये कहना है कि इन दुष्टों ने जो सत्ता प्राप्त की है और जो इन्होंने संविधान और जो इन्होंने कानून बनाए, अंग्रेजों ने कानून जो है ना आपके डेवलपमेंट के लिए बनाए थे क्या? क्या भारत महान बन जाएगा इसलिए कानून बनाए थे क्या? कैसे क्यों बनाएंगे? तो उन्होंने जो कानून बनाए थे वो आपको अपमानित करने के लिए बनाए थे, आपको शोषित करने के लिए बनाए थे, आपको चोर साबित करने के लिए बनाए थे, आपको जेल में डालने के लिए बनाए थे। और उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी बनाई गई थी, और वो जुडिशरी कोई न्याय व्याय नहीं करती थी। वो जो है जिसने भी थोड़ा इनके जो है ना मतलब की बात नहीं कही, उसको वो सूली पे लटका देते थे। हेलो, हाँ, मैंने कहा जिसने इनकी उल्लू साधने वाली बातें नहीं की, उसको उसने लटका दिया। कितने राजाओं को इन लोगों ने धूर्तता पूर्वक अपने पास बुला के उन्हें फांसी पे लटका दिया। हाँ, राजाओं को, आदमी को तो छोड़ दीजिए, राजाओं को। आप देखिए, आप तो डीजीपी रहे हैं पुलिस में, पुलिस एक्ट 1861 का बना हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा था कि उसने जो है पुलिस सहित सभी एक्ट यथावत ले लिए जो आपको शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाए गए थे। और जो व्यवस्था इस बात को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाई गई थी, चाहे वो जुडिशरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, उसको यथावत अडॉप्ट कर लिया, जिसको जो है जिसमें हर कोई लॉर्ड था। तो आज जो है पुलिस का सिपाही से लेके डीजी, पटवारी से लेके जो है ना चीफ सेक्रेटरी, और यही स्थिति सभी विभागों की है। दे आर ऑल लॉर्ड्स, दे कमिट नो मिस्टेक। तो यदि आप जिन चीजों से डील कर रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं, दे आर ऑल लॉर्ड्स, और वो निर्णय लें तो ठीक है, निर्णय ना लें तो ठीक है, गलत निर्णय लें तो ठीक है, घुस खा के गलत निर्णय लें तो ठीक है। यदि उन्होंने कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो आपकी चप्पल घिस जाएगी। आपको हो सकता है अपने जन्म में ना मिले न्याय, और आपके बच्चों को भी शायद ना मिले। भाई साहब, बात ये, एक आईओ, एक पुलिस कांस्टेबल एक आदमी की जिंदगी खत्म कर देता है, जो आप कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, जिसने जिसकी जिंदगी खत्म की उसकी सेहत पे कोई असर पड़ रहा है क्या? नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। यदि उसने कुछ गलत निर्णय लिया है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए बाध्य करना चाहिए, पर्सनली करना चाहिए। पर्सनली कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं जिसमें स्टेट ने कुछ कंपनसेट किया है। नहीं तो स्टेट थोड़ी, स्टेट तो नहीं, जैसे मान लो यदि मैंने कुछ गड़बड़ की है और स्टेट कंपनसेट कर देती है तो हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? और जो स्टेट कंपनसेट कर रही है वो अपने जेब से कर रही है, वो हमारा ही पैसा है, टैक्स पर नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, उसने एक व्यक्ति को जो कंपनसेशन दिया वो दूसरे व्यक्तियों से कलेक्ट किए पैसे से दे दिया। वो नेताजी के घर का है क्या? बस दिक्कत ही है। दैट इज ए सिस्टम ऑफ दिस पॉलिटिक्स। आप सिस्टम कह रहे हैं वो सिस्टम नहीं है वो। अब ये बताइए, आज आपके नेताओं के चारों तरफ चंडाल चौकड़ी दानवी शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, आपराधिक शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं, जो अत्याचार करती हैं खुला खुला, जो आपको जो है ना धमकी दे आए, जो आपको जो है ना उठा के आपकी हड्डियां तोड़ दे, जो है आपके अवैध उत्खनन से लेके जितने भी गोरख धंधे हैं,
ये सब जो है नेताओं के आसपास जो है ना लोग हैं, और जो ऐसे धंधे करते हैं वो जानबूझ के नेताओं के आसपास अपनी चंडाल चौकड़ी बना देते हैं, पैसे देके, ये देके, वो देके, जिससे कि उनके कुकृत्य चलते रहे। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अब ये बताइए, इन दुष्टों के विरुद्ध आपको कोई राहत है? आप जाएंगे पुलिस में तो पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी। नहीं करेगी, बिल्कुल। आपने एक फिल्म देखी है क्या, कागज? कौन सी? कागज, 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 पेपर, कागज। हाँ, नहीं, मैंने नहीं देखी। अभी आप सर्च करके इस मूवी को देखिए, बड़ी जबरदस्त मूवी है, जिसमें ये कहा गया है कि एक व्यक्ति को उसके चचेरे चाचा और चचेरे भाई मिलके मृत घोषित कर देते हैं। वो शहर में रहता है बेचारा, और जब वो उसे एक लोन लेने की सलाह उसकी पत्नी देती है, तो वो बैंक जाता है, तो बैंक कहता है कि हाँ मिल जाएगा लोन, लेकिन आपको कोई प्रतिभूत के लिए पेपर चाहिए होंगे, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है? तो उसने कहा हाँ हमारे पास है, खाता नहीं, हम जाते हैं, अभी लेके आते हैं पेपर। जब वो पेपर लेने जाता है तो मालूम पड़ा वो तो मृत घोषित कर दिया गया है, उसकी संपत्ति उसके चचेरे भाई और चाचा लोगों ने हड़प ली है। और वो पूरी फिल्म में जितने नाटक हो सकते हैं, इंक्लूडिंग न्यायालय में जाना कि मैं जिंदा हूँ, अपने आप को अरेस्ट कराना, ये सब काम वो धंधे करने की कोशिश करता है। वो पूरी मूवी में ये सिद्ध नहीं कर पाता है कि वो जिंदा प्राणी, इंक्लूडिंग वो अपने आप को जो है ना मुर्दा साबित करके अपने जो है ना अपनी जो है ना शव यात्रा भी निकालता है उसमें। हेलो, हाँ जी जी। तो जी। कुल मिलाके जो है, जो कागज में दिखाया गया है वही स्थिति है। एक एडीएम साहब हैं, वो मुझसे चर्चा कर रहे थे राजस्थान के। बोले अच्छा। साहब राजस्थान का एक केस है, बोले एक बनिया था जिसका नाम था विद्युत कुमार। हमारे धूत पटवारी ने उनका लिख दिया, उसकी विद्युत कुमार की जगह विद्युत विभाग नाम लिख दिया उस जगह पे। उनकी ऐसी कम तैसी हो गई है और उनको न्याय नहीं मिल पाया। उनके सौभाग्य से ये एडीएम साहब पहुंच गए और इन्होंने साले सबको लतियाया, गले आया और फिर उसको विद्युत कुमार रिस्टोर कराया। उनने कहा साला विद्युत विभाग यहाँ कहाँ से आ गया? मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए ना विद्युत विभाग का। हमारी पर्सनल संपत्ति में विद्युत विभाग कहाँ से आ जाएगा? तो उनको थोड़ा बहुत न्याय जो विद्युत कुमार जी को मिल गया, क्योंकि एक अच्छे प्राणी कोई एडीएम साहब वहां पहुंच गए और वो एक साहृदय व्यक्ति थे, इसलिए थोड़ा बहुत उन्हें न्याय मिल गया। और वो अच्छे एडीएम साहब भी अपने पटवारी को जो है ना दंडित नहीं कर पाए। भाई साहब, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी जब तक इस सिस्टम की नहीं डेवलप होगी। अब ये बताइए कि अच्छा सिस्टम, अकाउंटेबल सिस्टम हम क्यों बनाएंगे जब ये सिस्टम हमें दुष्चरित्र होने के बाद, अपराधी होने के बाद, किसी बड़े नेता का जो है ना लड़का होने के कारण हमें जो है चीफ मिनिस्टर बना रहा है, हमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहा है, मंत्री बना रहा है, और हम साला फायदा ले रहे हैं और सभी फायदा ले रहे हैं। तो ये फायदा लेने वाले प्राणी आपके भले के बारे में क्या सोचेंगे? गुलामों के बारे में क्यों सोचेंगे? आप गुलाम हैं, बिल्कुल गुलाम है। तो आप एक गुलामों के बारे में ये लॉर्ड्स के लॉर्ड, देवों के देव, महादेव क्यों सोचेंगे? बताइए ना मुझे। ये लॉर्ड्स के लॉर्ड, महालॉर्ड जो है, ये आप सोच रहे हैं ना? क्यों भाई साहब? हाँ, आप सोच रहे हैं ना कहीं ना कहीं आत्मा से? मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। मेरे पीछे कोई ईश्वरी शक्ति, कोई कॉस्मिक शक्ति पड़ी हुई है जो मुझे सोने नहीं देती है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। नहीं तो फिर मैं नहीं कर रहा हूँ ना। यदि मैं कर रहा होता तो मैं अपनी इच्छा से करता। मेरे पूरे तो भूत सवार है कि जो है ना ये करना है, मुझे कॉस्मिक शक्ति सोने नहीं देती है। नहीं, अब क्या शक्ति है वो तो मुझे नहीं मालूम। मैं तो नहीं, ज्ञानी आदमी नहीं हूँ भाई साहब। मैं अपनी स्थिति तो बता ही सकता हूँ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। और ऐसा ही कोई ईश्वरीय ज्ञान या तो हम छोड़ दें कि भाई ऐसा कुछ हो जाए, या फिर हम लोगों को लोगों से बात नहीं, देखो भारत का वो व्यक्ति है जहाँ ईश्वर आके ये कहे कि मैं ईश्वर हूँ तो भी वो नहीं मानता। वो कहता है नहीं मानेगा, दिखाइए आप तो। हाँ, ठीक है ना, दिक्कत वही। तो विराट स्वरूप बिना दिखाए कोई वो नहीं है। अच्छा ये बताइए राकेश जी, जब भी भारत में आसुरी शक्तियों का बोलबाला हुआ तो हमने उन पे विजय कैसे पाई? ईश्वरी आए? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, ईश्वर ने नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तपस्याएं की, ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है प्रसन्न किया, देवियों को प्रसन्न किया, उन्होंने अस्त्र शस्त्र और वरदान दिए। और ये बात भी आपकी सही है कि कई जगह
देवियां खुद अवतरित होकर उन्होंने आपकी तरफ से संहार किया, आपकी तरफ से असुरों को नष्ट किया। तो अब आप ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि वही आसुरी शक्तियां आज बलशाली हो गई हैं? ये नए नए रूप के नए राक्षस हैं, ये डेमोक्रेसी के नए राक्षस हैं आज के राजनेता। बिल्कुल है, मतलब ये यदि हम ये कहने का साहस नहीं करेंगे तो हम व्यवस्था में परिवर्तन नहीं ला पाएंगे, क्योंकि हम किसी को दुख पहुंचाने के लिए कठोर नहीं बोल रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए कठोर बोल रहे हैं। हम किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था वो होनी चाहिए किसी और को भी दुख न पहुंचे, जो लोग गुलामों की। अभी आपको ये बात सुनना चाहिए कि क्या आपने कभी पुराने समय में आसुरी शक्तियों को अनुरोध किया, क्या उनको पिटीशन दी कि आप हमारे ऊपर अत्याचार मत करिए? क्या आपने उनसे कहा कि आसुरी जो सिस्टम है इसको बदल दीजिए हमारे फेवर में? कहा क्या? और कभी किसी असुर ने किसी पिटीशन के आधार पर कोई अच्छा काम किया क्या? नहीं, कोई करेगा ही नहीं। तो आसुरी क्या हुए? उनका वो प्रवृत्ति जो है वो ऐसी ही है। ये हमारे यहाँ सतयुग से कहानियां दिखाई पड़ रही हैं। तो इसका मतलब ये है हर युग में हमारे पास ऐसे ही उदाहरण हैं, चाहे वो सतयुग था, चाहे वो त्रेता था, चाहे द्वापर था, और अब ये कलयुग है। तो इसका मतलब ये है कि मूल सिद्धांत ये है कि हमें तपस्या भी करना होगी, हमें अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त करना होंगे, और देवी शक्ति के जो है ना, यदि वो मानवीय स्वरूप में आ जाएं तो वो भी संधारण करना पड़ेगा। ये बात इतनी तो आप मान रहे हैं ना? बिल्कुल। ये जो हम लोगों को, ये एक बात बताइए, ये तो ज्ञान के हिसाब से और अवेयरनेस से ही होगा या देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी? नहीं, अवेयरनेस से कुछ नहीं होने वाला, शक्ति संधारण से होगा। जो अस्त्र शस्त्र वरदान रूपी शक्ति का संधारण करेंगे। डेमोक्रेसी में ये तपस्या है, जनता को इन्होंने कुचल दिया है, जिसको गुलाम बना के रखा है, जिसकी कोई आवाज नहीं है, जो रोज जीने के लिए भी अपने जो है ना मजबूरियों को रही है, वो जो है ना गुलाम जो है जनता को, उसके अंदर जो है, जो चाहे वो दूध के जले ही बुरे अनुभव क्यों ना हो, उसे दोबारा विश्वास दिलाना होगा कि परिवर्तन संभव है, और परिवर्तन 2 वर्ष में संभव है, और परिवर्तन उनकी शक्ति से संभव है। तो शक्ति तो उन्हीं की होगी ना, वो जो गुलाम है और जो जनता है। वो शक्ति के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, राइट? एक सिस्टम तो जो है ना, ये जो टुकड़े गैंग ने बनाया था, राइट? और वो भी काम करता है। जैसे किसानों के आंदोलन में उसी मॉडल ने काम किया और आपके 3 एक्ट गायब हो गए, राइट? तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता है, लेकिन मेरा सोचना है कि वो डेमोक्रेसी में एक बहुत अच्छा सोच नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है, राइट? जब आपकी सरकार नहीं थी, जब आपकी संपत्ति नहीं थी, जब अंग्रेजों की संपत्ति थी, तो उस तरीके का प्रक्रिया पूर्णतया उचित थी। आज मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, दूसरी बात है कि आज आप करते भी हो, तो जब तक वो नहीं चाहते तभी तक आप भाव खा सकते हैं। जब वो चाहेंगे तो जो है ना, रामदेव बाबा जैसी आपको सलवार कुर्ता पहन के भागना पड़ेगा, यदि जान बचाना है तो। वो जो समझ रहे हो ना, ये जो सिस्टम जो बने हुए हैं, वो उस जनता की शक्ति, चाहे वो चाहे जनता कह लो, उसकी शक्ति से ही आप पार पा सकते हैं। करेक्ट। तो हमने एक मॉडल डेवलप किया है उस शक्ति को हासिल करने का, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं जी। हमने उसी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, वो मॉडल बड़ा साधारण सा है। वो मॉडल एक तो ये कह रहा है कि हम जनता को कोई तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि जनता तो इतनी जली कटी मरी पड़ी हुई है कि उसमें आप फूंक के प्राण करके उसे कहोगे जमीन पे उतरो, जुलूस निकालो, और ये दुष्ट लोग जो है अपने गुंडों को भेज के वहां पे उपद्रव करा देंगे और गोली चला के उनको मार देंगे। तो वो तो उनको जो है इस तरीके की बात कहना उनके हित में नहीं है, राइट? तो ना तो हम ये कह रहे हैं कि आप जुलूस निकालेंगे तो अपने शक्ति संवर्धन के लिए निकालेंगे, किसी का विरोध करने के लिए नहीं निकालेंगे, किसी के जो ना आलोचना करने के लिए नहीं निकालेंगे, राइट? ना हम कोई चक्का जाम करें, और हम ना अपने घर के बाहर जाएंगे, ना दिल्ली जाएंगे, ना जंतर मंतर जाएंगे। तो आपके पैसे हम खर्च नहीं कराएंगे। तो पहले हमने क्या कहा
कि हम आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, राइट। दूसरे में हमने क्या कहा कि हम ऐसे हालात पैदा नहीं करेंगे कि दुष्ट लोग अपने लोगों को भेज के उपद्रव करके आपके ऊपर झूठे मुकदमा कायम करके, और जैसे अंग्रेज करते थे वैसे गोली चला के आपको जो है ना मार दें, या आपको अरेस्ट करके जेल में भेज के आपकी हड्डियां तोड़वा दें और वहां पे विष दे के जो है ना मरवा दें, जैसे इमरजेंसी में बहुत सारे नेता मर गए थे, और जो नहीं मर गए थे उसके इफेक्ट के बाद में मरे हैं वो। तो वो ये तो दुष्टों के दुष्ट हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना जी। और हमारी जो सो कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी और जो सिस्टम है वो छोटे से लाल के लिए जो है ना अपनी जीभ लपलपाई बैठी हुई है, वो कुछ भी किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। तो उससे भी आप कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, राइट। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक वो खुद भी जो है उसी सिस्टम के पार्ट हो जाते हैं। नहीं, वो तो लाभ ले रहे हैं ना, वो तो लॉर्ड है ना। हाँ भाई, नेता महालॉर्ड हो गए तो वो लॉर्ड है, वो लॉर्ड, ठीक है ना। उनकी तो वो भी तो चांदी गांठ रहे हैं ना। हाँ। कल तक हम भी तो लॉर्ड थे ना। ठीक बात है। मतलब यदि मैशन गुद के मुंह से कोई आवाज निकल गई तो साला मजाल है किसी की जो उसका उल्लंघन कर दे। तो भाई साहब, आप कब मतलब ड्यूरेशन रहा, आप कब मतलब रिटायर हुए? हाँ, आप कब रिटायर हुए भाई साहब? मैं सितंबर 2020 में रिटायर हुआ। अच्छा। अभी 1 साल हो गया है जी। तो हमने जो सिस्टम बनाया है उसमें हमने जनता को कष्ट ना देने का पहले निर्णय लिया है, नंबर 1 जी। ऑलरेडी दुखी और शोषित जनता को जबरदस्ती चने के झाड़ पे चढ़ा के मरने के लिए सामने नहीं करेंगे। दैट इज द सेकंड पार्ट, ठीक है ना जी। अब थर्ड पार्ट ये है कि जैसे आप मैग्नेट बनता है तो मैग्नेट का जैसे ही दूसरा मैग्नेट उसके कांटेक्ट में आता है वो सभी पार्टिकल को अलाइन कर देता है और अपनी जगह से ही खड़े खड़े वो बाकी सबको अलाइन करके चुंबकीय शक्ति पैदा कर देता है। करता है क्या आयरन का कोई हिस्सा जो है ना कहीं इस सिरे का उठ के दूसरे सिरे पे जाके समझाना जाता है कि भाई साहब ये जरा सीधे बैठ जाओ तुम, तो जिससे तुमको चुंबकीय ताकत आ जाएगी? कहता है क्या? नहीं कहता है, नहीं कहता है, अपने आप होता है। तो हमारा कहना है कि हमें वही चुंबकीय शक्ति, वही ऊर्जा का प्रयोग करते हुए हम अपनी ऊर्जा, आप अपनी ऊर्जा अपने से जुड़े हुए लोगों को और चुम्बक जैसे उसको चारों तरफ फैला दो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। यदि हम ऐसा करेंगे तो 2-3 महीने में ही हमारी रीच जो है 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अच्छा। तो अब आगे की बात करिए, क्योंकि हमने जो भी प्रतिज्ञाएं की हैं उनका वायलेशन कहीं भी नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले भगवान राम की वो बात मानेंगे जो भगवान ने स्वयं जो है ना रामायण में कही है कि विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत, राइट। तो हम पहले इनसे विनय करेंगे, राइट। और वो विनय जो है सीधे इनसे नहीं करेंगे, वो पब्लिक के माध्यम से इन तक पहुंचाएंगे। तो पब्लिक के माध्यम से कैसे पहुंचाएंगे? तो पब्लिक जो नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है वो मुझे ज्ञान नरेंद्र मोदी जी का यूज करना है। वो ज्ञान है थाली बजाओ, दीपक जलाओ, और जो हम पब्लिक से बातचीत करके जितने भी ज्ञान को कर रहे हैं उनमें क्या परिवर्तन लाना है, क्या नियम बदलना है, किस समय सीमा में बदलना है, इसके वीडियो बना के आम पब्लिक का आदमी अपनी छत से दीपक जलाएगा, थाली बजाएगा और ये वीडियो चलाएगा और नरेंद्र मोदी जी से कहेगा कि आपके सलाहकार आपको गलत बता रहे हैं, ये आपको जानबूझ के डरा रहे हैं, हमने आपको चुना है, ये काम करिए आप। तो मगर ये तो भाई साहब ऐसा है, ये एक बड़े प्लेटफॉर्म और लोगों के साथ मिलकर आ सकता है ना। ये हम ये कह रहे हैं कि चुम्बक का काम करो ना आप। चुम्बक अपने जगह सब लोगों को इकट्ठा तो नहीं करता है। नहीं, वो तो बात एक मिनट जो आप पूरी फिलॉसफी कर लो उसको भी कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप 2500 चीजों को साथ में करो, कोई बुराई नहीं है, राइट। लेकिन यदि आप बिना डिस्टरबेंस के लिए करेंगे तो हर कोई आसानी से जुड़ सकेगा और उसे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसे कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी, आपको किसी से चंदा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो हमने जो है ना बहुत सारी चीजें क्या कराना है वो ऑलरेडी सोच के रखी हुई हैं और उसके सैकड़ों वीडियो जारी कर दिए हैं अब तक। तो क्राइम फ्री भारत, यदि आपने चैनल का नाम सुना हो,
YouTube पे चैनल है और बहुत जल्दी हम ऐप लाके मेंबरशिप भी क्राइम फ्री भारत के लिए कर रहे हैं। तो वो जो है, यदि आपने अभी क्राइम फ्री भारत चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू काइंडली डू इट इमीडिएटली। ठीक है, ठीक है ना। वो मैं करता हूँ। और फिर जो है, आप जो भी 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट निकाल सकते हैं उसे डेडिकेट करिए। और ये देखो भैया, फॉरवर्ड तो करिए ही करिए, 1 to 1